स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, जिसे 1857 का रेवोल्यूशन या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिसीज़ एंड द पीपल। जैसा हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जो पॉलिसीज़ लाई गई थी उसने इंडिया की हर सोसाइटी के पार्ट को अफेक्ट किया था। उसने किंग्स, क्वींस, पेजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स सभी को किसी न किसी ढंग से अफेक्ट किया था और लोगों को ये चेंज काफ़ी पसंद नहीं आ रहे थे और इसीलिए वो रिसेंटमेंट उनमें बढ़ने लगी थी इस कॉलोनियल रूल के खिलाफ। नवाब्स लूज देयर पावर। मिड 18th सेंचुरी के बाद से नवाब्स और राजाज की पावर कम होने लगी थी। उनके कोर्ट में रेसिडेंट जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर होता था उसे अपॉइंट कर दिया जाता था। उनकी आर्मीज़ को डिसबैंड कर दिया जाता था और जनरली वो ब्रिटिश आर्मी की हेल्प लेते थे किसी भी मिलिट्री कैंपेन या अपने डिफेंस के लिए। उनके रेवेन्यूज़ और टेरिटरीज़ पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ हिस्सा ले लेती थी, जिसके कारण उनका ऑनर भी कम होने लगा था। रूलिंग फैमिलीज़ ने ट्राई किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए। जैसा हम लोग जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी ने अपने अडॉप्टेड सन को किंग बनाने के लिए ब्रिटिश से रिक्वेस्ट की थी और नाना साहेब जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव II के, उन्होंने भी पेशवा बाजीराव की पेंशन कंटिन्यू करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर पर काफ़ी कॉन्फिडेंस था और इसीलिए उन्होंने इन राजाओं की बातें सुनी नहीं। हम जैसा जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर अडॉप्टेड आयर्स को किंगडम नहीं दिया जाता था, उन्हें एक राइटफुल आयर नहीं माना जाता था और उन राज्यों को, उन रियासतों को इंक्लूड कर लिया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर अगर उनका कोई नेचुरल आयर न हो तो। अवध में क्या हुआ था कि 1801 में एक सब्सिडरी अलायंस में अवध आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। 1856 में गवर्नर जनरल उस समय के जो थे डलहौजी, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि टेरिटरीज मिसमैनेज हो रही हैं अवध की, इसीलिए अवध पर ब्रिटिश कंट्रोल ज़रूरी है ताकि उस जगह को प्रॉपरली एडमिनिस्टर किया जा सके। यही नहीं, कंपनी ने मुगल डायनेस्टी को भी ख़त्म करने की कोशिश की थी। मुगल एम्पायर, जैसा हम लोग जानते हैं कि उस समय का, हम कह सकते हैं उस समय एग्जिस्ट करने वाला सबसे पुराना और एक तरह से एक सिम्बॉलिकली स्ट्रॉन्ग पावर थी और इसके जो किंग थे जिन्हें मुगल एम्परर कहा जाता था, उन्हें एक ऊंचे सम्मान के दर्जे पर रखा जाता था। वो रेड फोर्ट में रहते थे जो कि मुगल्स का रेसिडेंस था, मुगल एम्परर्स का रेसिडेंस था काफ़ी सारे बादशाहों के समय से। जैसा हम लोग जानते हैं शाहजहां ने इसका कंस्ट्रक्शन कराया था और उसके बाद सभी मुगल एम्परर्स इसी रेड फोर्ट में रहते थे। 1849 में गवर्नर जनरल उस समय के थे जो डलहौजी, उन्होंने अनाउंस किया था कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद उनकी फैमिली को रेड फोर्ट के बाहर कर दिया जाएगा। उसके साथ ही 1856 में उस समय के गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिसाइड किया था कि बहादुर शाह जफर के बाद उनके जो डिसेंडेंट्स होंगे उन्हें किंग का दर्जा नहीं दिया जाएगा, वो सिर्फ प्रिंस के दर्जे पर रहेंगे। अगला है द पेजेंट्स एंड द सिपॉयज। इन द कंट्री साइड पेजेंट्स एंड जमींदार्स रिसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। Many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost their land they had tilled for generations. जैसा हम लोग जानते हैं कई सारे तरह के अलग अलग टैक्स रिफॉर्म्स लाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और अलग अलग रीजन्स में इन्हें अप्लाई किया गया था, लेकिन इसके कारण उस समय के जो पेजेंट्स और ज़मींदार थे उन्हें काफ़ी लॉस हो रहा था। उन्हें अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी क्योंकि वो लोन्स नहीं चुका पा रहे थे। ऐसी ज़मीन भी उनमें कुछ थी जिन्हें कई जनरेशन से, कई पीढ़ियों से वो लोग कल्टिवेट करते आ रहे थे। द इंडियन सिपॉयज एंड द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकंटेंट। They were unhappy about their pay, allowances and conditions of service. Some of the new rules, moreover, violated their religious sensibilities and belief. Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste? ये एक पॉपुलर बिलीफ था उस समय और आज भी कई जगहों पर जो विलेज एरियाज़ हैं वहाँ पर इसे माना जाता है कि अगर आप वाटर बॉडी जैसे एक सी को क्रॉस कर लेते हैं तो आपका कास्ट और रिलीजन भ्रष्ट हो जाता है या फिर आपके साथ नहीं रहता। 1824 में सिपॉयज को बर्मा जाने को कहा गया था सी रूट के थ्रू कंपनी के लिए लड़ाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया था। लेकिन वो लोग लैंड रूट लेकर बर्मा जाने के लिए तैयार हो गए थे। उन्हें सेवेरली पनिश किया गया था और उस समय से ही ये इशू, मतलब हम कह सकते हैं कि ख़त्म नहीं हुआ था। ये इशू एक बर्निंग टॉपिक था उस समय के सिपॉयज के मन में।
1856 में कंपनी एक न्यू लॉ लाई जिसने स्टेट किया था कि एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनीज आर्मी हैड टू अग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। ये लॉ भी काफ़ी हम कह सकते हैं कि उस समय के रिलीजियस बिलीव्स के खिलाफ था, और उस समय की जो रिलीजियस प्रैक्टिस जैसा हमने देखा कि कहती थी कि लोगों को सी या फिर एक लार्ज वाटर बॉडी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, उस बिलीफ को तोड़ते हुए ये लॉ लाया गया था और 1856 में इसे लागू किया गया था कि हर सोल्जर को तैयार रहना होगा ओवरसीज पोस्टिंग के लिए। और जैसा हम लोग देख सकते हैं कि बर्मा वाले से ब्रिटिश ने कोई लेसन नहीं लिया था, उन्होंने इस लॉ को ज़बरदस्ती लागू कर दिया था सिपाहियों के ऊपर। Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in villages. So the anger of peasants quickly spread among the Sepoys. यहाँ हम लोग देख सकते हैं इंटरकनेक्शन कैसे हुआ Sepoys और peasants के बीच। Sepoys कई बार peasant families से आते थे और उनके अपनी families इन villages में रहते थे। जैसे जैसे विलेजेस में इन पेजेंट्स के बीच रिसेंटमेंट बढ़ा, उनकी दिक्कतें बढ़ी, उन पर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा, इसका इफेक्ट इन सिपॉयज़ पर भी हुआ और इन सिपॉयज़ को भी लगने लगा कि ये कंपनी रूल गलत है, इसके जो पॉलिसीज़ हैं वो गलत है। रिस्पॉन्सेज टू द रिफॉर्म्स। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड. Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows. English language education was actively promoted. After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राई किया था उस समय की इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए मॉडर्न बिलीफ्स के साथ, जो कि वो यूरोप से लेकर आए थे। उन्होंने सती की प्रैक्टिस को अबॉलिश करने की कोशिश की और विडोज़ के रीमैरिज को प्रमोट किया। यही नहीं, उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज जो आती थी उस समय इंडिया में, उनको भी प्रमोट किया और उन्हें लैंड ओन करने की भी परमिशन दी। इसके साथ ही 1850 में एक नया लॉ उन्होंने लाया जिसने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन आसान कर दिया था लोगों का। This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social customs and their traditional way of life. तो ये जो लॉ था वो क्या कहता था कि जो भी लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं उनके पास भी एक राइट था अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी में। पहले क्या होता था कि जब कोई आदमी अपने रिलीजन को चेंज कर लेता था तो उसे उस फैमिली प्रॉपर्टी से निकाल दिया जाता था, उसे अपनी अलग लाइफ बनानी पड़ती थी। लेकिन इस लॉ ने उस कन्वर्जन को आसान कर दिया और कन्वर्ट करने के लिए लोगों को प्रमोट किया कि ठीक है, आप क्रिश्चियनिटी में आ जाइए, लेकिन आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के राइट्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लोगों को इससे काफ़ी हम कह सकते हैं दिक्कत हुआ और रिसेंटमेंट जागने लगी उनके मन में, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि जो ब्रिटिश हैं, जो कि बाहरी लोग थे उस समय, वो ट्राई कर रहे थे इंडिया की सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। Through the eyes of the people. To get a glimpse of what people were thinking these days about the British rule, study sources 1 and 2. The list of 84 rules, source 1 जो कि है given here, are excerpts from the book Majha Pravas written by Vishnu Bhatt Godse, a Brahmin from the village in Maharashtra. He and his uncle had set out to attend a yagna being organized in Mathura. Vishnu Bhatt writes that they met some sepoys on the way who told them that they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days. The sepoys said the English were determined to wipe out the religion of Hindus and the Muslims. They had made a list of 84 rules and announced these in a gathering of all big kings and princes in Calcutta. They said that the kings refused to accept these rules and warned the English of dire consequences and massive upheaval if these were implemented. That the kings all returned to their capitals in great anger, all the big people making plans. A date was fixed for the war of religion and the secret plan had been circulated from the cantonment in Meerut by letters sent to different cantonments. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कैसे लोगों के मन में प्रिपरेशन चलने लगी थी एक अपहीवल को लेकर, एक रिवोल्यूशन को लेकर। वहाँ सिपॉयज़ ने इन लोगों को बताया कि कैसे एक अपहीवल या फिर एक रिवोल्यूशन जिसे हम कह सकते हैं, एक मूवमेंट शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में, जिसके लिए तैयारी कर रहे थे मेरठ कंटोनमेंट के लोग, मेरठ कंटोनमेंट के सिपॉयज़ और किंग्स और जो प्रिंसेस थे, अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज़, अलग अलग किंगडम्स के इंडिया के अंदर। ये लोग सोचते थे कि कैसे ब्रिटिश ने हिंदूज़ और मुस्लिम्स के रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है और इसीलिए ये लोग ब्रिटिश को रोकना चाहते थे। देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट।
Another account we have from those days are the memoirs of Subedar Sitaram Pandey. Sitaram Pandey was recruited in 1812 as a sepoy in the Bengal Native Army. He served the English for 48 years and retired in 1860. He helped the British to suppress the rebellion though his own son was a rebel and was killed by the British in front of his eyes. On retirement, he was persuaded by his commanding officer, Norgate, to write his memoirs. He completed the writing in 1861 in Awadhi, and Norgate translated it to English and had it published under the title From Sepoy to Subedar. Here is an excerpt from what Sitaram Pandey wrote. तो ये स्टोरी जो कि एक सोर्स यहाँ पर उसके रूप में दिया गया है वो सीताराम पांडे के मेमोयर्स से है। वो एक सोल्जर थे जिन्हें सिपॉय के रूप में रिक्रूट किया गया था 1812 में, और इन्होंने म्यूटिनी में ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प की थी उस रेबेलियन को सप्रेस करने में। इनके अपने बेटे को शूट कर दिया गया था इनकी आंखों के सामने कंपनी के द्वारा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी लॉयल्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ रखी थी। इट इज़ माई हम्बल ओपिनियन दैट द सीजिंग ऑफ अवध filled the mind of the sepoys with distrust and led them to plot against the government. Agents of the Nawab of Oudh and also the King of Delhi were sent all over India to discover the temper of army. They worked upon the feelings of sepoys, telling them how treacherously the foreigners had behaved towards their king. They invented 10,000 lies and promises to persuade the soldiers to mutiny and turn against their masters, the English, with the object of restoring the Emperor of Delhi to the throne. They maintained that this was wholly within the army's power if the soldiers would act together and do as they were advised. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इन्होंने एक दूसरा व्यू प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि ये जो रेबेलियन करवाया गया था ये अवध के नवाब के एजेंट्स के द्वारा और किंग ऑफ दिल्ली जो कि मुगल एम्परर थे उनके द्वारा जो एजेंट्स भेजे गए थे उन्होंने करवाने की कोशिश की थी। ये लोग सिपॉयज को जाकर भड़का रहे थे कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि उनकी रूलर थी उस समय उसके खिलाफ रिवोल्ट करिए और एम्परर ऑफ दिल्ली को उनके थ्रोन पर वापस फिर से बैठाइए। Rebel sepoys at Meerut attack offices, enter their homes and set fires to building। ये एक पेंटिंग हम देख सकते हैं कि किस तरह उस जमाने के पेंटर्स ने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है उस सिपॉय म्यूटिनी को। It chanced that about this time the Sarkar sent parties of men from each regiment to different garrisons for instructions in the use of new rifle. These men performed all the new drill for some time until a report got about by some means or the other that the cartridges used in the new rifle were greased with the fat of cows and pigs. The men from our regiment wrote to others in the regiments telling them about this, and there was soon excitement in every regiment. Some men pointed out that in 40 years' service nothing had ever been done by Sarkar to insult their religion, but as I have already mentioned, the sepoys' minds had been inflamed by the seizure of Oudh. तो आपने देखा था कि कैसे 1856 में अवध पर कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहकर कि वहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो रही है। इससे सिपॉयज के मन में हम कह सकते हैं कि एक डाउट बन गया था कंपनी के खिलाफ, और इस डाउट को भड़काने का काम किया उस समय के एक र्यूमर ने, जिसमें कहा गया था कि जो कार्ट्रिज नए गन्स के लिए आ रहे थे उनमें काउज और पिग्स का फैट है। काउज और पिग्स का फैट हम कह सकते हैं कि दोनों मेजर रिलीजन उस समय के हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए अनएक्सेप्टेबल था, और इसीलिए वहाँ के दोनों रिलीजन के लोगों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट करने की सोची। Interested parties were quick to point out that the great aim of English was to turn us all into Christians, and they had therefore introduced the cartridges in order to bring this about, since both Mohammedans and Hindus were defiled by using it. The Colonel Sahib was of the opinion that the excitement, which even he could not fail to see, would pass off as it had done before, and he recommended me to go to my home. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ब्रिटिश ने उस समय एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये मूवमेंट इतना बड़ा रूप ले लेगी। वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्हें लगा कि ये एक नॉर्मल हम कह सकते हैं एक्साइटमेंट का दौर है जो कि पहले भी हुआ था। उन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया कि इससे एक बड़ा रिवोल्यूशन हो सकता है और ये रिवोल्यूशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को थ्रेटन कर सकता है। A mutiny becomes a popular rebellion. Though struggles between rulers and the ruled are not unusual, sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance, so that the power of the state breaks down. A very large number of people begin to believe that they have a common enemies and rise up against the enemy at the same time.
For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. यही situation बनी थी 1857 में, जब लोग एक कॉमन एनिमी को आइडेंटिफाई कर पाए थे, जो कि थी उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होने के लिए सभी लोग एकजुट हो गए थे। सभी लोगों ने खुद को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी और इस मूवमेंट को एक बड़ा रूप देने की कोशिश की थी। After 100 years of conquest and administration, the East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. जैसे हमने बात की कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना बड़ा रूप ले लेगी ये रेबेलियन, और धीरे धीरे ये बढ़कर ब्रिटिश गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस पर ही एक खतरा बना दिया था। Sepoys mutinied in several parts, beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in the rebellion. Some regarded as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. जैसे हम लोग जानते हैं कि 19th century में colonialism दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया था, फैल गया था, लेकिन कुछ थिंकर्स का मानना है कि किसी भी एरिया में कोई जो रिवॉल्ट हुआ था उनमें सबसे बड़ा था ये आर्म्ड म्यूटिनी, ये सिपाही म्यूटिनी, या ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं। From Meerut to Delhi, on 8 April 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. Some days later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with fat of cows and pigs. 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years of jail for disobeying their officers. This happened on 9th May 1857. अगर आपने ये मंगल पांडे वाली मूवी देखी होगी तो वहाँ आप जानते हैं कि कैसे मंगल पांडे को अपने ऑफिसर पर अटैक करने के लिए हैंग कर दिया गया था उस समय के कैंटोनमेंट में। इसके बाद कुछ सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया नए कार्ट्रिज को यूज़ करते हुए ड्रिल करने के लिए, और उन ऑफिसर्स को सस्पेंड करके 10 साल की जेल दे दी गई। ये सारी चीज़ें हो रही थी 9th मई के आसपास। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डनरी. On 10th May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys. They attacked and killed British officers. They captured guns and ammunition and set fire to buildings and properties of the British and declared war on the Firangis. Firangis का यहाँ पे मीनिंग दिया गया है जो फॉरेनर्स एक टर्म यूज़ किया जाता है, हम कह सकते हैं कि घृणा के साथ उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने इंडियंस पर काफ़ी अत्याचार किए थे, तो इंडियंस ने एक घृणा भरी ये वर्ड यूज़ किया था फिरंगीज। इस वॉर को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था 10th मई को, जब वो मेरठ के जेल में घुसकर अपने साथियों को छुड़ा लिए और ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल करके वहाँ की, हम कह सकते हैं, वहाँ के बिल्डिंग्स पर आग लगा दी। The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country. But who would rule the land instead? The soldiers had an answer to this question. The Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar. Soldiers के मन में एक सवाल तो उठा ही होगा कि अगर ब्रिटिश इस देश को छोड़कर चले जाएंगे तो इस देश पर कौन रूल करेगा। इसका आंसर था मुगल एम्परर, उस समय के बहादुर शाह जफर। The sepoys on Meerut rode all night of 10 May to reach Delhi in the early hours next morning. As news of their arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up in rebellion. Again, British officers were killed, arms and ammunition seized, buildings set on fire. Triumphant soldiers gathered around the wall of the Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him. The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. They forced their way into the palace and proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सोल्जर्स ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि कौन इस रेबेलियन का असली लीडर होगा। उन्होंने मुगल एम्परर जो उस समय के थे बहादुर शाह जफर, उन तक मार्च किया दिल्ली के रास्ते पर। और दिल्ली में जब वहाँ के हम कह सकते हैं रेजिमेंट्स ने इस खबर को सुना तो वो लोग भी इस रेबेलियन को ज्वाइन कर लिए और बहादुर शाह जफर को रिक्वेस्ट किया कि आप इस मूवमेंट को लीड करें। बहादुर शाह जफर उस समय तक काफ़ी ओल्ड हो चुके थे और वो अब एक रिटायरमेंट की तरफ देख रहे थे, एक पीसफुल लिविंग की तरफ आगे देख रहे थे। लेकिन उन्हें जब फोर्स किया गया इस मूवमेंट को लीड करने के लिए तो वो मान गए और उन्होंने इस माइटी ब्रिटिश एम्पायर को इतने हम कह सकते हैं बूढ़े एज में चैलेंज करने के लिए तैयार हो गए। The aging emperor had to accept this demand. He wrote letters to all chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. This single step taken by Bahadur Shah had great implications. तो जैसा हम लोग देख सकते हैं कि बहादुर शाह जफर ने भी इस मूवमेंट को लीड करने के लिए तैयार हुए थे और उन्होंने अलग अलग रूलर्स और किंगडम्स को
चिट्ठियां लिखी कि वो इस रिवॉल्ट को ज्वाइन करे ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। द ग्रेट मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसा हमने क्लास 7th में पढ़ा है। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड चीफ्टेंस कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर। Threatened by expansion of British rule, many of them felt that if Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under the Mughal authority. जैसा हमने देखा था कि मुगल्स के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया था, उसमें अलग अलग लोगों को जागीर दे दी जाती थी, वो लोग उन लैंड एरियाज पर रूल करते थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश पावर एक्सपैंड करती गई, इन रूलर्स की पावर्स या फिर इन नवाब्स, किंग्स, राजाज की पावर्स कम होती गई और ये लोग चाहते थे कि अगर मुगल एम्परर फिर से अपने थ्रोन पर वापस आ जाए और मुगल एम्पायर फिर से एकजुट हो सके तो इन्हें फिर से अपने लैंड्स पर रूल करने की इजाज़त मिल जाएगी। इसीलिए इन्होंने मुगल एम्परर को सपोर्ट करना चाहा इस रेबेलियन में। The British had not expected this to happen. They thought the disturbance caused by the issue of the cartridges would die down. But Bahadur Shah Zafar's decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. It gives them the courage, hope and confidence to act. बहादुर शाह जफर का जुड़ना इस मूवमेंट से एक काफ़ी महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं, सिंबॉलिक मूव था। बहादुर शाह जफर इस देश के सबसे बड़े पोजीशन पर थे, जो कि उस समय माना जाता था मुगल एम्परर का। मुगल एम्पायर भले अब एक छोटा सा प्रिंसिपैलिटी बनकर रह गया था दिल्ली में, लेकिन इनकी जो सिंबॉलिक प्रेजेंस थी उस समय भी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और इनका जो चिट्ठी लिखना था अलग अलग राजाओं को, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप साबित हुआ था इस रेबेलियन के लिए। The rebellion spreads. After the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. It took that much time for news to travel. Then a spurt of mutinies began. Regiment after regiment mutinied and took off to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur और लखनऊ। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में मेजर पॉइंट्स थे इस रेवोल्यूशन के, और यहाँ पर ट्रूप्स इकट्ठा हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध करने के लिए। After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars and chiefs, who were prepared to establish their authority and fight the British. Nana Sahib, the adopted son of late Peshwa Baji Rao II, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. जैसा हमने देखा था, नाना साहिब ने पेंशन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया था उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट से, लेकिन ब्रिटिश ने उस समय उनकी डिमांड्स रिजेक्ट कर दी थी। और इसी नाना साहब ने कानपुर के आसपास सभी अपने विलेज मैन और आर्मीज को गैदर किया और उस समय जो ब्रिटिश गैरिसन थी वहां पर, उसे शहर के बाहर निकाल दिया। He proclaimed himself Peshwa. He declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Zafar. In Lucknow, Birkis Qadr, the son of deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab. He too acknowledged the suzerainty of Bahadur Shah Zafar. His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising. In Jhansi, Rani Lakshmi Bai joined the rebel sepoys and fought the British along with Tatia Tope, the general of Nana Sahib. In the Mandla region of Madhya Pradesh, Rani Avanti Bai Lodhi of Ramgarh raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of a state. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज के जो प्रिंस और किंग्स थे, उन्होंने एक साथ मिलकर बहादुर शाह जफर को एक सोवरेन घोषित किया और उनके अंडर इस रेवोल्यूशन को करने की कोशिश की। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लीडर्स उभर कर आए जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के मेजर फिगर्स देखने को मिलते हैं। उनको ज्वाइन किया उस समय के काफ़ी सारे विलेजर्स और वहाँ के लोकल आर्म्ड मैन ने, और इन्होंने मिलकर ब्रिटिश को अपने अपने रीजन से हटाने की कोशिश की। The British were greatly outnumbered by the rebel forces. They were defeated in a number of battles. This convinced the people that the rule of the British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. On 6th August, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his Commissioner-in-Chief expressing the fear felt by the British. Our men are cowed by the numbers opposed to them and endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us. तो जैसा हम लोग देख सकते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ मौजूद यूरोपियंस का नंबर काफ़ी कम था इसके अगेंस्ट। इसीलिए ब्रिटिश एक लार्जली आउटनंबर हो गए थे और उनकी जो ट्रूप्स थी वो हारने लगी थी कई सारी बैटल्स में। वो डर गए थे और वो अब एक हिचकिचाहट सी थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में
ये वही ब्रिटिश एम्पायर था जिसे अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल माइट पर घमंड था और इन्होंने उस समय के लोकल जमींदार और किंग्स को सुनने से भी मना कर दिया था। हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह जब लोग एक साथ यूनाइट होकर इस ब्रिटिश एम्पायर को अपोज करने लगे तो इस ब्रिटिश एम्पायर को भी थोड़ा बहुत झुकना पड़ा था इन लोगों की डिमांड्स के आगे। Many new leaders came up. For example, Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, prophesied that the rule of the British would come to an end soon. He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. He came to Lucknow to fight the British. In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people. Bakht Khan, a soldier from Bareilly, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. He became a key military leader of the rebellion. In Bihar, the old Zamindar Kunwar Singh joined the rebel sepoys and battled with British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कई सारे नए लीडर्स, न सिर्फ राजा और प्रिंसेस जिनके बारे में हमने पहले बात की थी वो, बल्कि कई सारे नए लीडर्स जैसे वीर कुंवर सिंह और अहमदुल्ला खान जैसे लीडर्स उठकर आए थे और इन्होंने इस रिवॉल्यूशन को ज्वाइन किया था और लोगों को रैली किया था ब्रिटिश रूल के खिलाफ। The company fights back. Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. It brought reinforcements from England, passed new laws so that the rebels could convict with ease, and then moved into the storm center of the revolt. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. The last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar, was tried in court and sentenced to life imprisonment. He and his wife Begum Zeenat Mahal were sent to prison in Rangoon. बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून जेल इन नवंबर 1862। तो हम लोग देख सकते हैं कि ब्रिटिश ने इंग्लैंड से फोर्सेस मंगाई और अपने अलग अलग कॉलोनीज से भी इन्होंने फोर्सेस को रिक्वेस्ट किया आने को, और जब वो फोर्सेस आकर लड़ी इन इंडियन रेबल फोर्सेस के खिलाफ तो ब्रिटिश ने एक विक्ट्री अचीव की और धीरे धीरे इन्होंने अलग अलग सेंटर्स को सप्रेस करना शुरू किया। इन्होंने सितंबर 1857 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया इम्प्रिजनमेंट के लिए। रंगून में ही 1862 में बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई थी। The recapture of Delhi, however, did not mean that rebellion died down after that. People continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion. Lucknow was taken in March 1858. Rani Lakshmibai was defeated and killed in June 1858. A similar fate awaited Rani Avanti Bai, who, after initial victory in Kheri, chose to embrace death when surrounded by the British on all sides. Tantia Tope escaped to jungles of central India and continued to fight a guerrilla war. With the support of many tribal and peasant leaders, he was captured, tried and killed in April 1859. तो जैसा हम लोग देख सकते हैं, दिल्ली के गिरने के बाद धीरे धीरे सभी जो लीडर्स थे इस रेवेलियन के वो लोग भी हारना शुरू हो गए और ब्रिटिश ने धीरे धीरे करके इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया और जो इंडियन लीडर्स थे उनकी हार के साथ ही ये रेबेलियन भी वीक होना शुरू हो गया था। Just as victorious against the British, victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of the rebel forces encouraged desertions. The British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced rewards for loyal landlords would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands. Those who had rebelled were told if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied. Nevertheless, hundreds of sepoys, rebels, nawabs and rajas were tried and hanged. तो ब्रिटिश ने एक रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिसी भी अपनाई। उन्होंने जो रेबल फोर्सेस थे और जो लैंडलॉर्ड्स ने अभी तक रेबेलियन नहीं किया था उन्हें नए प्रोमिसेस गारंटी किए और उन्होंने कहा कि अगर वो लोग ब्रिटिश साइड को ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे और उन्हें अपने ट्रेडिशनल राइट्स जो थे लैंड के ऊपर वो भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगर लोगों ने किसी वाइट पीपल को नहीं मारा होगा तो उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा, उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी हंड्रेड्स ऑफ सिपॉयज, नवाब्स और राजाज को हैंग किया गया था, मतलब उन्हें डेथ पनिशमेंट दी गई थी। Aftermath, the British had regained control of the country by the end of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. तो ब्रिटिश को अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत थी। अब इंडियन लोगों ने एक रिवॉल्यूशन किया था ब्रिटेन की खराब पॉलिसीज़ के खिलाफ और अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात समझ ली थी कि अब अगर वो लोगों पर और इसी तरह से अत्याचार करते रहेंगे तो इंडिया के लोग फिर से उठ खड़े हो सकते हैं एक रिवॉल्ट के रूप में।
Given below are the important changes that were introduced by the British. First है, the British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the power of East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of affairs. A member of British Cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to governance of India. He was given a council to advise him called the India Council. The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is a personal representative of the crown. Though these measures of British government except through these measures the British government accepted direct responsibility of ruling India. अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में. इस एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी, जिसने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में जीत हासिल की थी और वहां से अपने रूल को बढ़ाया था. लेकिन इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ब्रिटिश कंपनी से ले लिया इस रूल को और अब अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स यहाँ पर अप्लाई करने शुरू किए ताकि ऐसे रेबेलियन को आगे फ्यूचर में रोका जा सके. All ruling chiefs of the country were assured that their territory would not be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs, including adopted sons. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates to the British Crown. तो अब वो जो हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसीज़ को बंद कर दिया गया था, जो कहती थी कि अडॉप्टेड सन और एयर्स को रूल नहीं दिया जा सकता था. ये एक मेजर चेंज था ब्रिटिश पॉलिसी में, लेकिन जो इंडियन रूलर्स थे उन्हें अभी भी ब्रिटिश पैरामाउंट्स ही एक्सेप्ट करनी थी और उन्हें एक सबॉर्डिनेट के रूप में रूल करना था अपने किंगडम्स के ऊपर. वो लोग एक सबॉर्डिनेट ही बनकर रहे थे ब्रिटिश क्राउन के. It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikhs and Pathans. तो हुआ क्या कि जिन रीजन्स में ये रिवॉल्ट ज़्यादा फैला था और जिन रीजन्स के लोगों ने इस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया था, वहाँ से ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि अब सोल्जर्स को कम रिक्रूट किया जाए. जो रीजन्स हम कह सकते हैं कि लॉयल रहे थे ब्रिटेन के उस समय, उन रीजन्स के लोगों को ही इस आर्मी में इंक्लूड किया गया, जो कि नई आर्मी फॉर्म की ब्रिटिश इंडिया ने इस रेबेलियन के बाद. इसमें सिख्स, गुरखाज और पठान्स को ज़्यादा प्रपोर्शन दिया गया और अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के सोल्जर्स को कम. इससे क्या हुआ कि आगे अगर फिर से म्यूटिनी होती तो लॉयल सोल्जर्स के नंबर ज़्यादा होते ब्रिटिश आर्मी में एज कम्पेयर टू द अनलॉयल या फिर रिवोल्यूशनरी सोल्जर्स. The land and property of Muslims was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. ब्रिटिश का मानना था कि जो मुस्लिम्स थे उस समय के, उनके कारण ही ये रेबेलियन हुआ था. जैसा हमने देखा था कि कई लीडर्स मुस्लिम कम्युनिटी से आगे बढ़कर आए थे. मुगल एम्परर भी खुद एक मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर थे. इसीलिए ब्रिटिश ने सोचा कि अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी को सप्रेस कर देंगे तो उनकी कंट्रोल कम हो जाएगी ब्रिटिश रीजन्स में और मुस्लिम कम्युनिटी को साइडलाइन करके वो लोग एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना पाएंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. The British decided to respect the customary religious and social practices of the people of India. जैसा हमने देखा था कि पहले जो रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश, अब उन चेंजेस को इन्होंने रोक दिया. Policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of right over their lands. Thus, a new phase of history began after 1857. यहाँ पर खुर्दा अपराइजिंग एक केस स्टडी के बारे में दिया गया है. Much before the event of 1857, there had taken place another event of a similar nature at a place called Khurda in 1817. Here it would be instructive for us to study the event and reflect on how resentment against the colonial policies of British had been building up since the beginning of the 19th century in different parts of the country. खुर्दा एक स्मॉल किंगडम था 16th सेंचुरी का, जो कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा में था. ये एक पॉपुलस और वेल कल्टिवेटेड टेरिटरी थी जिसमें 105 गढ़, 60 लार्ज और 1109 स्मॉल विलेजेस थे 19th सेंचुरी में. उसके राजा थे राजा बिरा किशोर देव had earlier gave up the possession of 4 parganas, the superintendence of the Jagannath temple and the administration of 14 Garjats, princely states, to the Marathas under compulsion. उनके son और successor Mukunda Dev was a greatly disturbed with the loss of fortune. Therefore, sensing an opportunity in the Anglo-Maratha conflict, he had entered into negotiation with the British to get back
his lost territories and the right over the Jagannath temple. But after the occupation of Odisha in 1803, the British showed no inclination to oblige him on either score. Consequently, an alliance with other feudatory chiefs of Odisha and secret support of the Marathas, he tried to assert his right by force. This led to his deposition and annexation of his territories by the British. As a matter of consolation, he was only given the rights of management of the Jagannath temple with a grant amounting to mere 1/10 of revenue of his former estate, and residence was fixed at Puri. This unfair settlement commenced an era of oppressive foreign rule in Odisha, which paved the way for serious armed uprising in 1817. ओडिशा के जो रूलर्स होते हैं उनके मन में जगन्नाथ टेम्पल को लेकर काफ़ी रेस्पेक्ट है और वो लोग खुद को जगन्नाथ टेम्पल के सेवक बताते हैं और जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर जो उनका राइट है उसे वो लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जैसा हमने देखा, मराठास ब्रिटिश के आने के पहले एक मेजर पावर थी इंडिया की और इन्होंने इस जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर कंट्रोल कर लिया था अपने कॉन्क्वेस्ट के दौरान। ये जो छोटे सन थे, मतलब जो प्रिंस थे इस किंगडम के, उन्होंने ब्रिटिश से बात करने की कोशिश की थी कि वो जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर की जो लैंड थी, मतलब जगन्नाथ टेम्पल की जो लैंड थी, उसे वापस कर दें इस किंगडम को। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया ओडिशा को तो इनकी बात नहीं सुनी गई। तो इसके अगेंस्ट इन्होंने एक रिवॉल्यूशन करने की कोशिश की, जिसके बाद इनकी पूरी टेरिटरीज़ को ही कन्फिस्केट कर लिया ब्रिटिश लोगों ने। लेकिन उन्हें जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर राइट दे दिया गया था। ये काफ़ी अनफेयर हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट था इनके साथ, क्योंकि इन्हें जो रेवेन्यू मिलता था वो बस 1/10 था इनके पास्ट फॉर्चून के मुकाबले। Soon after taking over Khurda, the British followed a policy of resuming service tenures. It bitterly affected the lives of ex-militia of the state, the Pikes. The severity of the measure was compounded on account of unreasonable increase in demand of revenue and also the oppressive ways of its collection. Consequently, there was a large-scale desertion of people from Khurda between 1805-1817, yet the British went for a series of short-term settlements, each time increasing the demands, not recognizing either the productive capacity of land or paying capacity of the roads. No leniency was shown even in case of natural calamities, which Odisha was frequently prone to. Rather, lands of defaulters were sold off to scheming revenue officials or speculators from Bengal. तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ओडिशा में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं अलग अलग समय पर। अभी भी ओडिशा में रेगुलरली फ्लड्स और तूफ़ान जैसे टोर्नाडोज़ या फिर हम कह सकते हैं कि कई तरह के डिज़ास्टर्स आते रहते हैं, जिसके कारण वहाँ के लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और उनके एग्रीकल्चर लैंड्स को भी काफ़ी नुकसान देखना पड़ता है। इसको ध्यान में नहीं रखा था ब्रिटिश ने जब उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट की और फोर्सफुली यहाँ के लोगों से उन्होंने टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश की। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि खुर्दा से काफ़ी सारे लोग पलायन करने लगे, मतलब खुर्दा को लीव करने लगे वो लोग, और उनकी ज़मीन को दे दिया गया बंगाल के सेटलर्स को, बंगाल के लोगों को। द हेरिडिटरी मिलिट्री कमांडर ऑफ द डिपोज्ड किंग जगबंधु विद्याधर महापात्र Brahmarabha Rai, or Bakshi Jagabandhu as he was popularly known, was one among the dispossessed landholders. He had in effect become a beggar and for nearly 2 years survived on voluntary contributions from the people of Khurda before deciding to fight for their grievances as well as his own. Over the years, what had added to these grievances were the introduction of Sikka rupee, silver currency in the region, the insistence of payment of revenue in the new currency, the unprecedented rise in the prices of foodstuff and salt, which had become far-fetched following the introduction of salt monopoly, because of which the traditional salt makers of Odisha were deprived of making salt, the auction of local estates in Calcutta, which bought the absentee landlords from Bengal to Odisha. Besides, these insensitive and corrupt police system was also made the situation worse for the armed uprising to take a sinister shape. तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सॉल्ट पर एक मोनोपोली थी ब्रिटिश एम्पायर की, इसके साथ ही उन्होंने अपनी एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी थी उस रीजन में, जिसे सिक्का मतलब सिल्वर रूपी कहा जाता था। वो लोग चाहते थे कि यहाँ के पेजेंट्स उसी सिक्का करेंसी में अपने रेवेन्यू को पे करें, लेकिन क्योंकि ये पेजेंट्स के ज़्यादा प्रोडक्शन होता नहीं था, इसीलिए इनके पास उतना ज़्यादा सिल्वर या सिल्वर कॉइन नहीं था, इसीलिए इन्हें दिक्कत होती थी इस रेवेन्यू को पे करने में। इसके साथ ही एक ऑपरेसिव पुलिस सिस्टम भी था जिसने इस आर्म्ड अपराइजिंग के लिए एक कंडीशन बना दी थी। The uprising was set off on 29 March as the Pikes attacked the police station and other government establishment at Banpur, killing more than 100 men and took away a large amount of government money.
Soon its ripple spreads in different directions, with Khurda becoming its epicenter. The zamindars and ryots alike joined the pikes with enthusiasm. Those who did not were taken to task. A no-rent campaign was also started. The British tried to dislodge the pikes from their entrenched positions but failed. On 14th April 1817, Buxi Jagarbandhu led 5 to 10,000 pikes and men of Kandh tribe seized Puri and declared the hesitant king Mukund Dev II as their ruler. The priests of the Jagannath temple also extended the pikes their full support. Seeing the situation going out of hand, the British claimed martial law. The king was quickly captured and sent to prison in Cuttack with his son. The Buxi, with his close associate Krishna Chandra Brahmara Rai, tried to cut off all the communication between Cuttack and Khurda as a pricing spread to the northern and northwestern part of Odisha. Consequently, the British and Major General Martindale to clear off the area for the clutches of pikes, while at the same time announcing reward for the arrest of Buxi Jagabandhu and his associates. In the ensuing operation, hundreds of pikes were killed, many fled to deep jungles, and some returned home under a scheme of amnesty. Thus, by May 1817, the uprising was mostly contained. यहाँ पर हम लोग एक सिमिलर पैटर्न देख सकते हैं 1857 के रिवॉल्ट से, कि यहाँ पर भी मिलिट्री उठ के खड़ी हुई इस ब्रिटिश ऑपरेसिव सिस्टम के खिलाफ। उन्होंने एक हेजिटेंट किंग को राजा बनाया और उनके नाम पर ही ये लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश ने धीरे धीरे इस रेवोल्यूशन को सप्रेस किया। उन्होंने राजा को अरेस्ट करके एक जेल में भेज दिया और राजा के जो सपोर्टर्स थे और अलग अलग लीडर्स थे उन्हें भी ख़त्म करने की कोशिश की। इन्होंने इसके साथ ही वहाँ के लोगों को अपने तरफ लेने के लिए कई सारे रिवॉर्ड्स अनाउंस किए और धीरे धीरे इस रेवोल्यूशन को सप्रेस कर दिया। ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है 1857 के रिवॉल्ट के, और इसीलिए इसको एक हम लोग कह सकते हैं ट्रेलर था ये 1857 के अपराइजिंग का। लेकिन ब्रिटिश ने इससे ज़्यादा लेसन्स नहीं लिए, जिसके कारण उन्हें इतनी बड़ी रिवोल्यूशन का सामना करना पड़ा था एक नेशन वाइड स्केल पर। However, outside Khurda, it was sustained by Buxi Jagabandhu with the help of supporters like the Raja of Kujung and the unflinchingly loyalty of the Pikes until he surrendered in May 1825. On their part, the British henceforth afforded a policy of leniency, indulgence, and forbearance toward the people of Khurda. The price of salt was reduced and necessary reforms were made in police and justice system. Revenue officials found out to be corrupt were dismissed from service and former landholders were restored to their lands. The son of King Khurda, Ramchandra Dev III, was allowed to move to Puri and take charge of affairs of the Jagannath temple with a grant of rupees 24,000. In sum, it was the first such popular anti-British armed uprising in Odisha, which had far-reaching effect on the future of British administration in that part of the country. To merely call it a Pike rebellion will be thus an understatement. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश ने यहाँ पर भी अपनी गलतियों से सीखा और एक लीनियंट पॉलिसी अपनाई उन लोगों के प्रति। इसीलिए इसे भी एक पाइक रेबेलियन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसके जो इफ़ेक्ट्स थे वो कई सालों तक इस रीजन के एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करते रहे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि चाइना का एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं। ये इस चैप्टर का हम कह सकते हैं कि एक्सटेंशन था वहाँ के भी रेवोल्यूशंस के बारे में बताने के लिए। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।